जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज साथियों आप लोगों की 16 सितंबर। और आज हम सभी साथियों 16 सितंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बात साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो आपकी जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप विश्वास मानिए कि आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस क्लास के साथ ही जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार मैं आपको 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि अभी 9वां जो जांस्कर महोत्सव है ये भी कहाँ पर शुरू हुआ है, तो लद्दाख के अंदर 16वें बहु पक्षीय जो अभ्यास है जिसका नाम है ककाडू। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, यह भी हाल ही में शुरू हुआ है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो मिशन मौसम है इसकी अवधि कितनी है, तो 2 वर्ष की। किस राज्य ने अभी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% जो है ये आरक्षण को मंजूरी दी है, तो उड़ीसा सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र की जो 79वीं महासभा है इसमें पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया था, तो फिलिस्तीन देश को। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर जो समिट है ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, तो अमेरिका के विलिंगटन के अंदर। हर साल मैंने आपको इंजीनियर डे पढ़ाया था जो कि एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा जो सम्मेलन है यह भी नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है 16 सितंबर 2024 को। यानी कि आज ये जो सिद्धेश्वरी मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पर होने जा रहा है, तो इसका साथ जो उद्घाटन है ये पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर होगा। और उद्घाटन करेगा कौन, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और असम के जो मुख्यमंत्री हैं नाम है जिनका हेमंत बिस्वा शर्मा, ये दोनों मिलकर इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने अभी बिग से जो लिटरेचर फोरम है 2024, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो रूस के कजान के अंदर। अब आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका साथियों जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोग बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, इन्होंने 2024 को जो डायमंड लीग है इसमें इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है। तो हालांकि साथियों जितने एफर्ट्स लगाने चाहिए थे उतने तो ये नहीं लगा पाए, लेकिन इन्होंने फिर भी दूसरा स्थान हासिल किया है। और इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर ये दूसरा स्थान हासिल किया है, तो 87.86 मीटर भाला फेंककर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन याद रखिएगा एग्जैक्ट फिगर। देखिए पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि ये जो डायमंड लीग है इसका फाइनल 13 और 14 सितंबर को बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल, यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है किंग बॉर्डन स्टेडियम, यहीं पर हुआ था। और इसमें साथियों नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे अटेम्प्ट में क्या है कि 87.86 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि साथियों ये चैंपियन बनने से क्या है कि मात्र 0.1 मीटर दूर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा को इनामी राशि कितनी मिली है, तो 12,000 अमेरिकी डॉलर। और अगर आप लोग रुपए में बात करोगे तो 10 लाख रुपए लगभग। इसमें साथियों जो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स है ये मात्र 0.1 मीटर दूरी से आगे निकल गए और 87 मीटर भाला फेंका है। ये पहले स्थान पर रहे। और इनको कितनी इनामी राशि मिली है, तो 30,000 अमेरिकी डॉलर। रुपए में बात करें तो 25.5 लाख रुपए। और तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन बेबर रहे जिन्होंने 85.97 मीटर भाला फेंका है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के अंदर एक मात्र ही सिल्वर मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा साहब। और एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा कि कितने मीटर भाला फेंक कर लाए थे, तो 89.45 मीटर भाला फेंक कर। और इसी में साथ ही पाकिस्तान के जो अर्शदीप नदी में ये 92.97 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल पर इन्होंने कब्जा किया था, जो कि पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल मिला था जेवलिन थ्रो के अंदर। और इसी के साथ जो अर्शदीप नदी में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। अब आज का दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आज का साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी आईसीसी का जो डेवलपमेंट अंपायर है, इनके अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पाकिस्तान की जो पहली महिला है ये अभी कौन बनी है। नाम है दोस्तों उनका सलीमा इम्तियाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों ये सलीमा जो इम्तियाज है ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, और ये भी आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सलीमा इम्तियाज का नाम। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए जो कि पुस्तक से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है नाम है जिनका अमित शाह, इन्होंने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक का नाम क्या है तो हिंदी कहावत कोश। आप लोगों को ये बतानी है ये जो हिंदी कहावत कोश है ये किसके द्वारा लिखित है। तो इस पुस्तक के साथ जो लेखक है ये शरद अग्रवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली के प्रसिद्ध जो चिकित्सक है नाम है जिनका शरद अग्रवाल, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी कहावत कोश। इसके दूसरे संस्करण का क्या है कि उन्होंने विमोचन किया है। हालांकि साथियों इसके पहले संस्करण का जो विमोचन है ये 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थी नाम है जिनका आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ही किया था, और इस बार इसका दूसरा संस्करण का विमोचन किया है अमित शाह ने। ये जो पुस्तक है ये 10,000 से अधिक हिंदी कहावतों और उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करने वाली 200 से अधिक कहानियों का एक व्यापक संकलन है, और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है तो हिंदी भाषा की विरासत को संरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना। अब एक बार साथियों आप लोग बाकी के नाम और देखिए। हालांकि साथियों ये जो नाम है ये आप लोग रिकॉल भी कर पा रहे होंगे, जैसे तरुण चुग, डॉक्टर संजीव कुमार और पीयूष पांडे, इनके द्वारा मैंने अभी आपको रिसेंटली पुस्तक रिवाइज कराई है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कभी पीयूष पांडे से पुस्तक पढ़ाई थी कि मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव जो बायोग्राफी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है तो पीयूष पांडे के द्वारा। द विनर माइंडसेट पुस्तक के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि शेन वॉटसन की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक की बात करें तो ये आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा लिखित है। मोदीज गवर्नमेंट ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है तो तरुण चुग के द्वारा। ये पुस्तक मैंने अभी आपको पढ़ाई है सितंबर महीने के अंदर ही। और ट्रेजर ऑफ द जो गुप्ता एम्पायर पुस्तक है ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाई है, जो कि डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन साथियों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसी अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है इसका भी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो हालांकि साथियों इनका नाम जो है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि इनको क्या है कि अभी दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है, और नाम है इनका तैयब विक्रम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में तैयब विक्रम, जो कि भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बन चुके हैं। और हालांकि साथियों ये जो अध्यक्ष का पद है ये 9 नवंबर को ओमान के मस्कट में होने वाली 49वीं कांग्रेस में क्या है कि निर्विरोध ये चुने जाएंगे। तैयब इकराम की बात करें तो 5 नवंबर 2022 को क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 13वें अध्यक्ष बने थे। अब बात करते पहले साथ हम लोग अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, उसके बाद हम लोग जो ऑप्शन में नाम लिखे हुए हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि साथ ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है ये 7 जून 1924 को हुई थी, और मुख्यालय का है तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। जबकि अध्यक्ष कौन बन गए दोबारा तो तैयब इकराम। और ये और पूछ सकता है साथियों आप लोगों से कि ये जो तैयब इकराम है ये किस देश के हैं तो पाकिस्तान के। अब अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करें तो अभी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि आईसीसी के अध्यक्ष बने थे अमित शाह के बेटे जय शाह। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो थॉमस बॉक। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो ये दिलीप टर्की। और जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाम इनका जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे तो साथियों आपके जितने भी आज क्वेश्चन है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है
कि आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो मोहम्मद गाजी जलाली है, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये बन चुके वैसे तो सीरिया देश के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल वैसे तो 14 सितंबर को क्या है कि सीरिया के जो राष्ट्रपति है, नाम है जिनका बशर अल असद, इन्होंने अभी मोहम्मद गाजी जलाली को क्या है कि देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने हुसैन अरनस की जगह ली है, जो कि जून 2020 से यहाँ के प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सीरिया के बारे में, तो मैप में आप लोग लोकेशन देखिए सीरिया की, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही है। आपको दोस्तों जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये जो आपको साथ जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यह सीरिया देश। सीरिया की यदि आप लोगों के साथ राजधानी पूछे तो ये आप लोग राजधानी याद रखिएगा, यहाँ की दमस्कस राजधानी है। और सीमा की बात करें तो एक तो साथियों इसकी जो सीमा है ये लेबनान देश के साथ लगती है। दूसरी ये सीमा साझा करता है तुर्की देश के साथ। तीसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है इराक के साथ। चौथी इसकी सीमा लगती है तो जॉर्डन के साथ। और पांचवी जो ये सीमा साझा करता है ये इजराइल देश के साथ करता है। अब ये दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें। हालांकि मैंने आपको जो प्रधानमंत्री ये काफी बार रिवाइज करा है, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि दोस्तों अभी डिक सूक जो है ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी? तो मैंने आपको कई बार बताया कि अभी नीदरलैंड के बने हैं। अब्दुल मजीद तेब्बनो की बात करें, ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे? तो अल्जीरिया देश के। ईरान के भी मैंने अभी आपको नए राष्ट्रपति पढ़ाए थे, जो कि कौन बने थे? तो मसूद पेजिशकियान। गीतानास नौसेदा की बात करें, ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने थे दोस्तों लिथुआनिया देश के। आइसलैंड के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? नाम है दोस्तों उनका हल्ला टॉमिस डॉटर। और जो क्रिस्टियन मिशन है ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन चुके दोस्तों एस्टोनिया देश के। थाईलैंड के भी मैंने आपको नई प्रधानमंत्री बताई थी, जो कि साथ पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी थाईलैंड की। तो याद रखिएगा इनका नाम पेंटाक्टान सिनावात्रा। खाली आप लोग सिनावात्रा नाम याद रखिएगा। ये भी थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। कामिल मधुरी की बात करें, इनको भी किस देश का नया प्रधानमंत्री बना दिया है? तो ट्यूनीशिया देश का। और निकोलस जो मादुरो है ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बने दोस्तों वेनेजुएला देश के। अब आज का दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोग छठवां क्वेश्चन जो है ये अर्धसैनिक बल से रिलेटेड रहने वाला है। स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन पे भी। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो एसएसबी है यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसके अभी जो नए महानिदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो पहले साथियों जो सशस्त्र सीमा बल है इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार था ये दलजीत सिंह चौधरी के पास था। लेकिन इसके बाद अभी यहाँ के जो नए महानिदेशक बना दिए ये बने अभी अमृत मोहन प्रसाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अमृत मोहन प्रसाद, जो कि भी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए। बात कर दोस्तों अमृत मोहन प्रसाद के बारे में, तो ये उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये इस पद पर दोस्तों कब तक रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा 31 अगस्त 2025 तक। अब दोस्तों ये अर्धसैनिक बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी जितने भी साथियों अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक बने वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, सभी के सभी याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एसएसबी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एसएसबी की जो स्थापना है 1963 को हुई थी भारत चीन के युद्ध के बाद। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब दोस्तों सारे अर्धसैनिक बल के एक बार हम लोग प्रमुख को देख लेते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों अभी नए बने हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अनीश दयाल सिंह का नाम पढ़ाया था, ये भी सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। राजविंदर सिंह भट्टी की बात करें तो मैंने आपको सितंबर महीने के नाम अंदर ही नाम पढ़ाया इनका, ये सीआईएसएफ के नए अभी महानिदेशक बने थे। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो ये बीएसएफ के भी नए महानिदेशक बन चुके हैं, जो कि 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे।
संजीव रैना की बात करें तो ये भी इंडियन तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है यानी कि आईटीबीपी, इसके नए महानिदेशक बने थे। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि एनएसजी, इसके भी अभी नए महानिदेशक पड़े थे, जो कि मैंने आपको बताया था, ये श्रीनिवासन बने हैं। आज का सातवां क्वेश्चन साथियों आपका दिवस से रिलेटेड रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व ओजोन दिवस है ये आपका हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड ओजोन डे है ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए 19 दिसंबर 1994 को क्या है कि ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे 1987 के अंदर। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो पहली बार ये 1995 के अंदर मनाया गया था। अब दोस्तों हम लोग ओजोन परत की बात करें तो पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के ऊपर क्या है, ये जो समताप मंडल है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, पहली परत है साथ ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, और दूसरी समताप मंडल। और समताप मंडल के अंदर ही क्या है कि ये ओजोन परत है जो कि परावैंगनिक किरणों से क्या है कि हमको बचाती है। और 2024 के लिए वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये 2024 के लिए वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको सितंबर महीने के सारे डेज रिवाइज करा देता हूँ जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 15 सितंबर को पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको आज भी रिवाइज करा दिया है कि हर साल 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था, तो इंजीनियर डे। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको 14 सितंबर को पढ़ाया था कि हर साल जो हिंदी दिवस है यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व जो हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। उससे पहले मैंने आपको दोस्तों 10 सितंबर को पढ़ाया था कि 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है यानी कि विश्व आत्महत्या दिवस। 8 सितंबर से मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है ये आपका कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सीधा 5 सितंबर से 2 दिवस। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यानी कि नेशनल टीचर डे, ये मनाया था 5 सितंबर को। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये मनाया था 5 सितंबर को। उसके पहले मैंने आपको 3 सितंबर को पढ़ाया था गगनचुंबी इमारत दिवस। फिर मैंने आपको 2 सितंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड कोकोनट डे। और इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक पढ़ाया था यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अब आज का दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभी सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा जो है ये शुरू करेगा। तो ऐसा करने वाला साथी जो राज्य बनने वाला है ये बनेगा अभी छत्तीसगढ़ राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी छत्तीसगढ़ के साथी जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने शनिवार को भी 14 सितंबर को ये घोषणा की है कि राज्य अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्या है कि हिंदी में चिकित्सा की शिक्षा शुरू करेगा। और इसकी घोषणा करते हुए साथियों जो विष्णुदेव साय इन्होंने कहा है कि इसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 तक जो है ये लागू किया जाएगा। बात करते दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के साथ जो गठन है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं जो कि विष्णुदेव साय। और राज्यपाल दोस्तों जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी यहाँ के नए राज्यपाल बने रामेंडे का साहब। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि रायपुर। जिलों की संख्या की बात करें तो 33 यहाँ पर जिले हैं। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 11। राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 5। जबकि विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 90। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आज का 9वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं नाम है जिनका श्री राजीव रंजन सिंह, इन्होंने अभी कहां पर रंगीन मछली जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। तो ये साथी जो रंगीन मछली ऐप है इसे भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अभी दोस्तों जो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं ये जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, इन्होंने मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान
यानी कि ICAR और CSIR भुवनेश्वर में जो है ये रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये दोस्तों जो रंगीन मछली ऐप है ये 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावट मछली प्रजाति पर जो है ये बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। अब बात करते हैं तो हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में आपको आज कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो हम लोग उड़ीसा के स्टेटिक फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के अभी मोहन चरण मांझी है और राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास। यहाँ पर दोस्तों 2 नेशनल पार्क है, एक तो भीतरकनिका का और दूसरा सिमलीपाल। और दोस्तों एक चिल्का झील जरूर याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछी हुई है कई बार, जो कि उड़ीसा के अंदर है। अब हम लोग उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में पढ़े हैं। मैंने अभी दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया था कि महिलाओं को अभी 1 दिन का पीरियड लीव देने की जो घोषणा है ये किसने की थी, तो उड़ीसा सरकार ने। भारत का पहला भी 24 घंटे चलने वाला जो अनाज ATM है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर ही। सुभद्रा योजना बताई थी मैंने आपको, इसका नाम अभी उड़ीसा सरकार ने किया है। और अभी मैंने आपको PM ऊषा कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया था, जिसकी शुरुआत किसने की थी, तो उड़ीसा सरकार ने ही। ये आज का दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी किस मंत्रालय ने जो नोटरी पोर्टल है इसको लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों कि अभी विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी दिल्ली में क्या है कि विधि एवं जो न्याय मंत्रालय है इन्हीं के द्वारा नया नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये दोस्तों जो नोटरी पोर्टल है ये पब्लिक नोटरी की नियुक्ति प्रक्रिया को कौशल और पारदर्शी बनाने के लिए लॉन्च किया है। अब एक बार दोस्तों हम लोग बाकी के पोर्टलों को और देख लेते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं। जैसे कि दोस्तों अभी जो जितेंद्र सिंह है इन्होंने अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी की बात करें तो अभी इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया था। और सी बॉक्स जो पोर्टल है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कौन है वर्तमान में, तो अन्नपूर्णा देवी। अच्छा दोस्तों विधि एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा अर्जुन राम मेघवाल। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को जो है ये प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।